Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome on my YouTube channel MS Search the English Club. Dear students, हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। बात अगर हिंदी व्याकरण की करें तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम लोगों ने जाना व्याकरण का परिचय। उसके बाद हम लोगों ने आई थिंक सबसे पहले हम लोगों ने भाषा का परिचय को देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने व्याकरण के परिचय को देखा एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने वर्ण विचार को पढ़ा। वर्ण विचार के बाद फिर हम लोग शब्द विचार स्टार्ट किए। शब्द विचार में हम लोगों ने शब्द के बारे में जाना। उसके बाद फिर हम लोगों ने शब्द रचना को पढ़ा था, वर्ड फॉर्मेशन को पढ़ा था। वर्ड फॉर्मेशन की अगर बात करें तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदी में शब्दों का निर्माण मुख्यतः 5 प्रकार से होता है। उपसर्ग का प्रयोग कर, प्रत्यय का प्रयोग कर, है ना, समास द्वारा, संधि द्वारा और एक होता पुनरुक्ति। याद रहे तो हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों को सीख लिया था पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो टॉपिक है समास। समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक में से है। काफी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, काफी ऐसा स्टूडेंट है जिसको काफी आसान भी लगता है। नहीं, समास सच में बहुत ज्यादा आसान है अगर इसको रेगुलर या मतलब ढंग से अगर इसको पढ़ा जाए तो। जैसे अभी आपने इस क्लास को ज्वाइन किया और आप शुरू से अंत तक अगर ईमानदारी पूर्वक बने रहोगे तो आज ही समास का समस्या का समाधान हो जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। इस क्लास में अभी जो आप देख रहे हो इस क्लास को आप ना रेगुलर वे में करो, मतलब आपको स्किप नहीं करना है, आप कंटिन्यू करो, शुरू से अंत तक इस क्लास में आप बने रहो। बस आज ही समास का समस्या का समाधान हो जाएगा। समास कोई तोप नहीं है, समास कोई बड़ी चीज नहीं है, समास बहुत आसान चीज है। समास बहुत आसान चीज है बाबू। समास सच में है क्या? समास उस चीज को समझिए, है ना। समास क्या है? तो शब्दों का दो या दो से अधिक शब्द के मिलने पर जो नया शब्द का उत्पत्ति होता है। दो या दो से अधिक शब्द के मिलने पर जो नया शब्द का उत्पत्ति होता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नया शब्द का उत्पत्ति करना, नया शब्द का निर्माण करना, यही एक्चुअली क्या है? समास है। बहुत ज्यादा आसान है समास, याद रखेंगे। समास है क्या? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया शब्द जन्म लेता है, तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द का निर्माण करना, इसी विधि को, इसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। समास और संधि के बीच बाबू काफी अंतर है। समास में शब्दों के मिलने पर और संधि में वर्णों के मिलने पर। समास जो है यह शब्दों के मिलने पर है। समास में शब्द का खेल है और संधि में वर्ण का खेल है। इसलिए समास और संधि दोनों डिफरेंट है, अलग है। हमारा जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा वहां हम लोग संधि को देखेंगे। आज हम लोग समास को देखेंगे। दो शब्दों के, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर या मिलाकर नए शब्द को जन्म देना, उसकी उत्पत्ति करना या उसको नए शब्द को बनाना, इसी प्रक्रिया, इसी विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? समास बोलते हैं। आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं थोड़ा सा। चलिए, तबीयत थोड़ा खराब है, आवाज जो है वो फंस रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का एग्जाम है तो एग्जाम के महत्व को समझते हुए मुझे आप लोगों के समक्ष आना पड़ा। चलिए समास के बारे में जानिए। समास, समास है क्या, उस चीज को समझते हैं। बाबू समास का सबसे पहले अर्थ समझिए। समास का अर्थ है संक्षेपण। संक्षेपण मतलब समझ रहे हैं? किसी लंबे चीज को शॉर्ट करना। नहीं तो याद रहे, लंबे चीज को शॉर्ट करना यही संक्षेपण कहलाता है, इसी को समास बोलते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण, संक्षेपण, संक्षिप्तीकरण। याद रखेंगे, समास का मतलब क्या होता है? संक्षेपण। एक बड़ा सा टर्म को छोटा टर्म में कन्वर्ट कर देना। जैसे राजा की कन्या, राजा की कन्या। अब देखिए, राजा की कन्या, ये एक विस्तारित लॉन्ग है, ये नहीं, राजा की कन्या। अब इसी को संक्षिप्त कर देगा, शॉर्ट कर देगा, राजकन्या। तो राजा की कन्या, शॉर्ट कर दिए इसको राजकन्या। तो याद रहे, लंबे टर्म को शॉर्ट करना, संक्षेप करना, उसका संक्षेपण करना ही क्या है? समास है। बहुत आसान है। चलिए, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप।
परिभाषा क्या है? तो लिखा हुआ है दो या दो से अधिक शब्दों की, देखिए शब्द को मैंने अलग कलर का कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि समास में शब्दों का खेल होता है, वर्णों का नहीं। तो हमने लिखा दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नया शब्द बनाने का विधि। अभी अभी मैंने बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने का विधि ही एक्चुअली क्या है? समास है। या बड़ा टर्म को, बड़ा सा पद को छोटा में कन्वर्ट कर देना, संक्षिप्त कर देना, संक्षेपण कर देना, वो भी क्या है? समास है। तो याद रखेंगे समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण, शॉर्ट करना। परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नया शब्द बनाने का विधि, वो क्या है? समास है। मतलब दो या दो से अधिक शब्द होगा, उससे एक नया शब्द बनेगा, यही विधि समास है। उदाहरण इसका जैसे देख लीजिए आप, उदाहरण में है भाई और बहन। देखिए कोई मतलब भाई और बहन, भाई और बहन, तो भाई और बहन इस लॉन्ग टर्म को हमने शॉर्ट कर दिया योजक चिन्ह का प्रयोग कर भाई बहन। भाई और बहन बोलना थोड़ा सा लंबा है, तो भाई और बहन ना बोलकर हमने योजक चिन्ह का प्रयोग कर भाई बहन कर दिया। तो याद रहे लमना, यहां पर देखिए भाई एक पद है, बहन भी एक पद है, मतलब शब्द है। शब्द पता है ना, स्वतंत्र होता तो शब्द, और जब वो किसी नियम के तहत बंध जाए तो पद हो जाता है। आप देखिए दो पद जो है, दो पद है इसमें, ये दोनों पद से एक नया पद बनाए, भाई और बहन कन्वर्ट हो गया भाई बहन में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। देखिए राजा की कन्या, राजा की कन्या। अब देखिए ये लंबा सा टर्म है, इसको हमने संक्षेप कर दिया राजकन्या, इसी को क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। तो याद रहे दो या दो से अधिक पदों को या दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द को जन्म देने का प्रक्रिया ही एक्चुअली क्या है? समास है। भाई और बहन से हमने शॉर्ट बना दिया भाई बहन, और हटा ना भाई, और हट के क्या आया आपका? योजक चिन्ह आया। शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ? राजा की कन्या, हमने की को हटा दिया और राजा की कन्या से बना दिया राजकन्या। तो नहीं देखते हैं कि एक लंबा टर्म जो है शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो गया। बच्चा भी समझ जाएगा कि भाई और बहन थोड़ा सा लॉन्ग है, लेंदी है, तो भाई बहन कर दिए। राजा की कन्या लंबा है, मतलब है ना, बोरिंग है, राजा की कन्या शॉर्ट कर दिए राजकन्या। तो याद रहे दो या दो से अधिक है ना पदों को मिलाकर एक नया पद को जन्म देना, शॉर्ट में बनाना, शॉर्ट में उस एक नया शब्द को बना लेना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। बच्चा भी समझ जाएगा। समास बाबू जो है इसके 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो याद रखेंगे समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन है? तो एक है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है अवयवी भाव समास, है ना, पांचवा है बहुव्रीहि समास, और छठा है आपका तत्पुरुष समास। अब यही छवों को अगर आपने जान लिया अच्छे से, तो यकीन मानिए समास का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे समास क्या है। तो समास का मतलब होता है संक्षेपण, है ना, दो या दो से अधिक टर्म को शॉर्ट करके छोटा बना देना, नया टर्म बना देना, वो क्या है? समास है। तो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर, मिलाकर, नहीं योग कर एक नया टर्म बना देना, एक नया शब्द का निर्माण कर देना, ये क्या है? समास है। जैसे भाई और बहन से भाई बहन, राजा की कन्या से राजकन्या, इसी घटना को एक्चुअली समास बोलते हैं। और समास के 6 प्रकार आपके समक्ष है: द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, अवयवी भाव, बहुव्रीहि और तत्पुरुष समास। चलिए यहां तक आपने समझ लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम लोग द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास, इसको ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, द्वंद्व समास, द्वंद्व, दो दो दो, मतलब ऐसा समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो, ऐसा समास जिसमें दोनों पद जो है ना, दोनों पद प्रधान हो, मेन हो, दोनों पद, कोई कमजोर नहीं हो, दोनों बराबर का ताकत रखता हो। तो याद रहे ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान, दोनों पदों की प्रधानता हो। परिभाषा देखिए द्वंद्व समास का, एकदम याद रखना अच्छे से। द्वंद्व समास है क्या बाबू? तो दोनों पदों की प्रधानता। ऐसा समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों अपने आप में हीरो है, दोनों अपने आप में तोप है, दोनों पद ना, दो पद। याद रख, समास में जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद बोलते हैं और दूसरा जो पद होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। अब देखिए माता पिता,
अब एक चीज बताइए, माता पिता, नहीं लगता है माता, माता जो है ये अपने आप में बॉस है, पिता भी अपने आप में बॉस है, तो दोनों प्रधान है, एक तरह से दोनों पद प्रधान है, माता पिता, है ना। माता पिता मतलब इसका मतलब हुआ माता और पिता। तो याद रहे माता और पिता, माता और पिता, इसी को संक्षेप कर माता पिता बना दिया गया। और विभक्ति का प्रयोग कब होता है? जब दोनों में इक्वलिटी हो, राम और श्याम। तो याद रहे, और विभक्ति का प्रयोग करते जब दोनों में समानता हो। तो माता और पिता, माता पिता दोनों ने लगता है दोनों गार्जियन है। तो याद रहे दोनों पद का इसमें प्रधानता हो। और याद रहे यही और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? योजक चिन्ह में। तो माता, माता और पिता से बना माता पिता। याद रहे ऐसा समास जिसमें और को हटाकर, है ना, योजक चिन्ह में कन्वर्ट कर दी जाए, वही एक्चुअली द्वंद्व समास होता है। उसी तरह देखिए भाई बहन, भाई बहन मतलब क्या हो गया? तो भाई और बहन, ठीक है। पुण्य है ना, पाप तक, पाप पुण्य है तो वही हो जाएगा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख तो हो जाएगा आपका सुख और दुख, है ना। उसी तरह राम कृष्ण तो हो जाएगा राम और कृष्ण, याद रखेंगे। तो याद रहे माता और पिता से बना माता पिता, भाई और बहन से बना भाई बहन, है ना, पाप और पुण्य से बना पाप पुण्य, सुख और दुख से बना, है ना, सुख दुख, राम और कृष्ण से बना राम कृष्ण। तो ऐसा समास जिसमें और जो है, और विभक्ति जो है, और जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? योजक चिन्ह में। तो ऐसा ही समास क्या कहलाता है? द्वंद्व समास। और याद रहे ऐसा जो समास होता है बाबू इसमें दोनों पदों की प्रधानता होता है, दोनों प्रधान होता है, ठीक है। नोट याद रखना, द्वंद्व समास में और के बदले योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में जिसमें भी योजक चिन्ह मिल जाएगा, ये योजक चिन्ह, जिसमें भी ये योजक, जिस समास में भी ये योजक चिन्ह मिल जाएगा, समझ जाना वो द्वंद्व समास है। तो और के बदले योजक चिन्ह का प्रयोग होता है कहां पर? द्वंद्व समास में। एक बात नोट, दूसरा देखिए, दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होगा, योजक चिन्ह होगा लेकिन एक दूसरे के विपरीत होगा, दोनों सेम नहीं होगा। माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, राम कृष्ण, क्या सेम है? नहीं है सेम। तो यकीन मानिए एक दूसरे का विपरीत शब्द एक तरह से होता है यहां पर, ठीक है। तो दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होगा समान नहीं होगा। नोट 3 में देखिए, योजक चिन्ह के साथ किसी शब्द का लगातार रिपीट होना अवयवी भाव समास है। याद रखिएगा, कई जगह पर कई टीचर आपको यह बोल देंगे कि रे बाबू जिसमें योजक चिन्ह है, ऐसा समास जिसमें योजक चिन्ह है, समझ जाओ कि वो क्या है? द्वंद्व समास है। ऐसा नहीं है बाबू, हाँ 99% समास में योजक चिन्ह रहेगा तो वो क्या होगा? द्वंद्व समास। लेकिन कुछ ऐसा समास जिसमें योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा समास होगा जिसमें योजक चिन्ह होगा लेकिन दोनों शब्द क्या होगा? समान होगा, एक होगा ना, रिपीट होगा, तो वो फिर अवयवी भाव समास हो जाएगा। जैसे देखिए रात रात, क्या बोलता है? रात रात भर जगे रहे, तो रात रात, देखिए यहां पर योजक चिन्ह है लेकिन निरंतर रात रिपीट हो गया है। दिन दिन योजक चिन्ह है लेकिन रिपीट हो गया। तो सेम शब्द अगर योजक चिन्ह के साथ सेम शब्द अगर रिपीट हो जाए वो अवयवी भाव समास होगा, और योजक चिन्ह के साथ अगर विपरीत शब्द यूज हुआ है तो वो द्वंद्व समास होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होगी। द्वंद्व समास का पहचान है योजक चिन्ह, लेकिन योजक चिन्ह के साथ विपरीत शब्द होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है शब्द तो वो अवयवी भाव समास हो जाएगा, याद रखेंगे। ये बाबू ट्रिक है एक तरह से, है ना। योजक चिन्ह के साथ अगर विपरीत शब्द यूज हुआ है तो समझ जाना है कि वो द्वंद्व समास है, लेकिन योजक चिन्ह के साथ अगर सेम शब्द यूज हुआ है, दिन दिन रात रात, तो ये अवयवी भाव समास हो जाएगा। तो आई होप आपको द्वंद्व समास अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको अगर समझ लिए तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए द्विगु समास के बारे में जानते हैं। पीछे क्लास में हम लोगों ने द्वंद्व समास के बारे में जाना, अब जानेंगे द्विगु समास। द्विगु समास है क्या? तो याद रहे द्विगु समास वो है बाबू जिसका पूर्व पद संख्यावाची वाचक होगा।
याद रहे, समास में दो पद होता है, एक होता पूर्व पद, एक होता उत्तर पद। मतलब पहले जो शब्द रहता है उसको पूर्व पद बोलते हैं, और दूसरा वाला जो शब्द है उसको उत्तर पद बोलते हैं। तो याद रहे, ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्या हो, ऐसा समास जिसका पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, संख्या वाला हो, वह द्वंद्व समास होगा। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई हमको लगता है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप खुद देख सकते हैं, नौ रत्न, नौ मतलब क्या होता है, 9 संख्या है कि नहीं। ये देखिए, नौ रत्न, नौ क्या है, पूर्व पद, रत्न क्या है, उत्तर पद। सप्तद्वीप, देखिए सप्तद्वीप, सप्त मतलब क्या होता है, 7, संख्यावाची संख्या। त्रि मतलब क्या होता है, 3, है ना। सतमंजिल, सत मतलब क्या होता है, 7 होता है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि ये बाबू ऐसा समास है जिसका जो पूर्व पद है वो क्या है, संख्यावाची है। तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो उसको क्या बोलते हैं, द्विगु समास। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का, 9 क्या संख्यावाची। सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। सतमंजिल, 7 मंजिलों का समूह। तो बाबू ऐसा समास जिसका पूर्व पद, पहला वाला पद जो है वो संख्यावाचक हो, संख्या को बताता हो, वो द्विगु समास होगा। नोट में याद रखेंगे, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, संख्या की, है ना। 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का, तो संख्या की इसमें प्रधानता होती है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को लग रहा है कि समास कितना आसान है, बहुत आसान है बाबू, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। आप खाली मेरे साथ बने रहिए, देखिए, और टोटल टर्म आसान है, कुछ टफ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कर्मधारय समास के बारे में। आखिर कर्मधारय समास है क्या, ये और ज्यादा आसान है। वह सभी समास जिसका पूर्व पद गुण सूची हो। गुण सूची मतलब ऐसा शब्द जिससे गुण का पता चले, अर्थात विशेषण। तो याद रहे, वह सभी समास जिसका पूर्व पद जो है, पहला वाला जो पद है वो गुण सूची होगा। क्या होगा, गुण सूची होगा। तो याद रहे, वो हो जाएगा कर्मधारय समास। ने लिखा हुआ परिभाषा में पूर्व पद विशेषण गुण सूची शब्द होगा। आप खुद देखिए, काली मिर्च, मिर्च क्या है, काली, काला क्या है, विशेषता है, गुण है। तो देखिए पूर्व पद से गुण का पता चल रहा है। उसी तरह नील कमल, कमल क्या है, नील है, नील मतलब नीला, नीला क्या है, कमल का खासियत है कि वो नीला है, गुण सूची शब्द। पीतांबर, है ना, पित है अंबर, पित मतलब होता है बाबू पीला, अंबर पीला है, अंबर का गुण है कि वो पीला है, तो याद पीतांबर। उसी तरह चंद्रमुखी, मुख जिसका चंद्रमा के समान हो, मुख चंद्रमा के समान, मुख का विशेषता है कि वो चंद्र के समान है, चंद्रमा। ये भी बताइए गुण है कि नहीं, ये भी गुण है। नहीं लगता है, ऐसा समास जिसका पूर्व पद गुण सूची हो, ऐसा समास जिसका पूर्व पद गुण सूची हो, उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मतलब मिर्च का विशेषता है कि वो काली है। नील कमल, है ना, नीला है जो कमल, मतलब कमल का विशेषता है कि वो नीला है, कमल का गुण है कि वो नीला है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, अंबर का विशेषता है कि पीला है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, तो याद रहे मुख जो है चंद्रमा के समान है। नहीं लगता है, तो हमने बताया कि ऐसा समास जिसका पहला वाला पद, पूर्व पद जो है वो क्या हो, गुण सूची हो, विशेषण हो, उसी को कर्मधारय समास बोलते हैं। नोट में याद रखिएगा, विशेषता बताने वाला समास को कर्मधारय समास बोलते हैं। ऐसा समास जिसमें विशेषता बताता हो। नहीं, मिर्च का विशेषता, मिर्च का गुण है कि वो काली है, कमल का गुण है कि वो नीला है, अंबर का गुण है कि वो पीला है ना, मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, तो याद रखेंगे। तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद, पहला वाला पद जो है वो गुण सूची हो, उसको हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ये भी भाव समास, ये बाबू और आसान है। अब यही भाव समास क्या है, तो बाबू ऐसा समास जिसका पूर्व पद अवयव हो, अर्थात उपसर्ग हो। पिछले क्लास में पढ़ा है उपसर्ग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रीफिक्स। शब्दांश, शब्द का ऐसा टुकड़ा जो शब्द मूल शब्द के शुरू में आता है। किसी भी मूल शब्द के शुरू में जो शब्द का टुकड़ा आता है, उसके रूप और अर्थ को बदलने के लिए उसी को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। वह सभी समास जिसका पूर्व पद उपसर्ग हो, प्रीफिक्स हो, उसी को हम लोग बोलेंगे अवयवी भाव समास, है ना। क्या लिखा हुआ परिभाषा में देखिए तो,
पूर्व पद अवयव अर्थात उपसर्ग हो। तो पूर्व पद जो है वो अवयव या क्या हो, उपसर्ग हो, उसी को हम लोग अवयवी समास बोलेंगे। देखिए आजीवन, आजीवन में देखिए मूल वर्ग हमने क्या कहा था, जब हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे थे, तो उपसर्ग या प्रत्यय निकालने के लिए पहले मूल शब्द को खोज लीजिए। मूल शब्द के शुरू में अगर कोई है तो वो उपसर्ग है, बाद में है तो प्रत्यय है, समझे। देखिए आजीवन में मूल शब्द क्या है, जीवन। जीवन से पहले ये आकर के इसका अर्थ को बदल दिया, ये क्या है बाबू, उपसर्ग है, याद रखेंगे। प्रतिदिन, इसमें मूल शब्द कौन है, दिन। दिन से पहले ये प्रति उपसर्ग है, याद रखेंगे, है ना। यथा समय, समय मूल शब्द है, उससे पहले यथा, ये क्या है, उपसर्ग है उपसर्ग है। यथा स्थान, स्थान मूल शब्द, इससे पहले यथा क्या, उपसर्ग है। कितना आसान है बोलिए, तो हिंदी में लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो याद रखेंगे मूल शब्द से पहले, मतलब ऐसा समास जिसका पूर्व पद, पहला वाला पद जो है वो उपसर्ग हो। आजीवन, इसमें आ और जीवन, तो बाबू पूर्व पद आ है जो कि उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रतिदिन पहला वाला पद उपसर्ग है। यथा समय, यथा समय पहला वाला पद उपसर्ग है। यथास्थान, यथास्थान, यथा पहला वाला पद क्या, उपसर्ग है। तो ऐसा समास जिसका पहला वाला पद क्या हो, उपसर्ग हो, उसी को अवयवी भाव समास बोलते हैं। आजीवन मतलब जीवन भर, मतलब जीवन भर को ही शॉर्ट में आजीवन बोलते हैं। प्रत्येक दिन को शॉर्ट में, संक्षेपण में प्रतिदिन बोलते हैं। समय के अनुसार को संक्षेपण में यथा समय बोलते हैं, है ना। स्थान के अनुसार को संक्षेपण में यथास्थान बोलते हैं। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, तो हलवा है, हलवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बहुव्रीहि समास के बारे में समझिए। बहुव्रीहि समास में देखिए, इसका परिभाषा है दोनों पदों से कोई तीसरा विशेष अर्थ प्रकट हो। ये भी बहुत आसान है। ऐसा समास जिसके दोनों पद से कोई तीसरा अर्थ निकले, ऐसा समास जिसके दोनों पदों को मिलाकर कोई तीसरा अर्थ, कोई तीसरा विशेष अर्थ निकले, उसी को क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जैसे देखिए दशान्न, दशान्न, अभी देखिए दशान्न, इसका मतलब 10 मुख है जिनके, दशान्न मतलब 10 मुख है जिनके, अर्थात रावण। तो दशान्न मतलब क्या, दशान्न का मतलब हुआ 10 मुख है जिनके, दशान्न मतलब 10 मुख है जिनके, अर्थात रावण। तो 10 अन्न, आपको लगता है दशान्न, दशान्न से कोई तीसरा अर्थ निकल गया, रावण। उसी तरह नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, किनका कंठ नीला है, शिव जी का, तो शिव जी हो जाएगा, है ना। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, किसका उदर लंबा है, तो गणेश जी का। उसी तरह गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। याद रहे, ऐसा समास जिसका दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करे, ऐसा ही समास क्या कहलाएगा, बहुव्रीहि समास कहलाएगा। यह भी बहुत आसान है, ठीक है। दोनों पद मिलाकर कोई तीसरा अर्थ प्रकट करे, बहुव्रीहि समास होता है, बहुत ज्यादा आसान है। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तत्पुरुष समास के बारे में समझिए। तत्पुरुष समास है क्या, लिखा हुआ है पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होगा। इसका जो पूर्व पद है, पहला वाला पद है, वो गौण होगा, और इसका जो उत्तर पद है, दूसरा वाला पद जो है वो प्रधान होगा। तो याद रहे, ऐसा समास जिसका दूसरा पद मतलब उत्तर पद प्रधान हो, पहला पद गौण होगा। जैसे देखिए सिरतोड़, सिरतोड़ मतलब क्या होता है, सिरतोड़ मतलब होता है सिर को तोड़ने वाला। तो एक चीज बताइए, सिर मेन है कि तोड़ने वाला मेन है, सिर तोड़ मतलब यहां पर बात हो रही है तोड़ने वाले की, तो सिर तोड़ में सिर प्रधान नहीं है, तोड़ने वाला प्रधान है, तो दूसरा पद बाबू प्रधान है। तो ऐसा समास जिसका दूसरा पद प्रधान हो, उसी को हम लोग तत्पुरुष समास बोलते हैं। तीर है ना, सिर तोड़ का मतलब सिर को तोड़ने वाला, है ना। देखो सिर तोड़ आया, इसका मतलब क्या हुआ, सिर को तोड़ने वाला आया, सिर को तोड़ने वाला आया। तो तोड़, ये जो तोड़ना ये प्रधान है, ये मेन है। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। तो याद रहे, ये जो मारने वाला है, पॉकेट को मारने वाला, ये मारने वाला का ना प्रधानता है, मुख्य ये है ना। पॉकेट कौन है रे, पॉकेट मार। तो पॉकेट मार मतलब कोई व्यक्ति,
तो पॉकेट को मारने वाला, तो ये मारने वाला बाबू इसका प्रधानता है। किताब घर, किताब का घर, या किताब के लिए घर, किताब घर, किताब के लिए घर। तुम कहां हो? तो किताब घर में, मतलब किताब के लिए जो घर है उसी घर में है। घर का प्रधानता है कि नहीं? राजकन्या, राजकन्या मतलब राजा की कन्या। देखो राजकन्या आई तो राजा ने ना आया, राजा की कन्या आई ना, तो कन्या का प्रधानता है। उसी तरह विद्यालय है ना, विद्या के लिए आले, विद्या के लिए घर। कहां हो जी? विद्यालय में, मतलब विद्या के लिए जो घर है, जो आले है वहीं पर है, तो आले का प्रधानता है ना। तो बाबू ऐसा समास जिसमें उत्तर पद, ऐसा समास जिसमें उत्तर पद का प्रधानता हो उसी को बोलते तत्पुरुष समास। याद रखेंगे। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए समास अब एक नजर में, हालांकि तत्पुरुष समास का भी 6 भेद होता है, वो हम लोग आगे जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग केवल समास क्या है और उसका जो 6 भेद है वो सभी का इंट्रोडक्शन को आज जानना था। अगला और एक क्लास आएगा समास से संबंधित, जहां पर हम लोग जो है तत्पुरुष के भेद को भी जानेंगे और सेट प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए पूरे समास को एक नजर में देखते हैं। आपने जो अभी तक समास पढ़ा, समास का जो 6 भेद पढ़ा, आइए एक नजर में इसको देखते हैं। दोनों पदों का प्रधानता जिसमें हो, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो योजक चिन्ह के साथ। ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान होगा योजक चिन्ह के साथ, उसी को द्वंद्व समास बोलेंगे। जैसे माता पिता, और दोनों शब्द क्या होगा? विपरीत होगा। याद रखेंगे। अगला पूर्व पद संख्यावाचक है ना, तो याद रहे पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होगा। पहला वाला पद जब भी किसी भी समास का अगर पहला वाला पद संख्यावाचक हो, संख्या हो, वो द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, चौराहा, चौ मतलब क्या होता है? चार, चार रास्ता का समूह, चार रास्तों का समूह चौराहा, तो चार क्या है? संख्या। ये चौराहा बाबू एक ऐसा समास है, ऐसा शब्द है जिसका प्रथम पद जो है, मतलब पूर्व पद जो है वो संख्या है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। अगला देखते हैं, है ना। दूसरा अगला है क्या? पूर्व पद गुण सूची, जिसका पूर्व पद गुण सूची हो, पहला वाला पद से गुण का पता चले, गुण सूची शब्द हो, वो कर्मधारय समास होगा। जैसे नील कमल, नील कमल मतलब नीला है जो कमल, मतलब कमल है वो क्या? कमल जो है वो नीला है, कमल का खासियत है कि वो नीला है, तो बाबू नीला यहां क्या है? गुण है। तो पूर्व पद से गुण का पता चले, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला पूर्व पद जिसका उपसर्ग हो, पूर्व पद जिसका उपसर्ग हो, शब्दांश हो, अवयव हो, वो अवयवी भाव समास हो जाएगा। जैसे भरपेट, भरपेट में मूल शब्द कौन है? पेट, पेट से पहले भर आया, ये उपसर्ग है बाबू, इसी को बोलते हैं अवयवी भाव समास। आगे दोनों पदों से तीसरा अर्थ प्रकट होना, जब दोनों पदों से तीसरा अर्थ प्रकट होगा बहुव्रीहि समास कहलाएगा वो। जैसे दस अन्न, दस है जिसका अन्न न, तो याद रहे जिसका 10 है अन्न अर्थात कौन? रावण। तो या दशान्न से, 10 और अन्न से, ये दोनों पद से तीसरा अर्थ निकल रहा रावण, यही बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला है उत्तर पद प्रधान, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो, वो तत्पुरुष समास होगा। जैसे मतदाता, मतदाता मतलब मत का दाता, मतदान को देने वाला, तो याद रहे मतदाता कौन आया है जी? मतदाता, मत को देने वाला है ना, मतदाता। ये दाता बाबू इसका प्रधानता है इसमें, इसलिए ये हो जाएगा है ना तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ट्रिकी वे में और बहुत ही आसान शब्दों में आपने समास को पढ़ा होगा, बहुत मजा आया होगा। आज के बाद समास में आपकी कोई भी, हम समास से संबंधित आपके पास कोई भी समस्या नहीं रहा होगा, है ना। बच गया था हमारा तत्पुरुष समास, जिसमें कि हम लोगों ने तत्पुरुष समास का जो 6 भेद होता है उसको हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोगों को सेट प्रैक्टिस भी करना है, तो एग्जाम में ज्यादा मदद करेगा। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए टेक केयर।